चलिए दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ EDD सेकंड, जो कि इलेक्ट्रिकल 6 सेमेस्टर में है। ये इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन ED सेकंड। ये आपका जो पेपर इस बार हो रहे हैं MCQs टाइप, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप पेपर हैं, इनके लिए इसमें अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से पास हो जाएंगे। आपको किसी नकल के किसी अन्य चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ED सेकंड में मैं वो मेन टॉपिक्स आपको बताने जा रहा हूँ, जो मेन टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं। एक्चुअली में इसमें क्या है कि आपको सारा कुछ बुक्स ना पढ़ के, अगर आप कम समय में इस वीडियो को भी देख लेंगे तो कम समय में बहुत अच्छी तैयारी आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अर्थिंग से। भू संपर्कन, देखिए अर्थिंग कहाँ पे की जाती है। अर्थिंग का जो मेन उद्देश्य क्या है, वो अर्थिंग जो हमारी की जाती है वो जो भी हमारे कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं, उनका जो मेटल पार्ट है, बाहर का कवर है, ठीक है, जिसमें करंट फ्लो नहीं होती है, उस मेटल पार्ट को, उस कवर को हमें एक न्यून प्रतिरोध की सहायता से, नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की के द्वारा, जो ऐसे तार का जिसका रेजिस्टेंस कम से कम हो, उसके द्वारा अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए इसका उद्देश्य क्या है अर्थिंग का। अर्थिंग का जो मेन उद्देश्य है, वो मेन उद्देश्य यही है कि जो हमारी ह्यूमन बींग्स हैं, जो हमारे मनुष्य या वो जो भी व्यक्ति किसी भी विद्युत क्षेत्र में काम कर रहा है, और यदि सपोज करो कोई इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मोटर है या कोई भी मशीन है या इक्विपमेंट है, वहाँ पर वो व्यक्ति कार्य कर रहा है, तो अगर उसके कवर में या उसके मेटल पार्ट में करंट फ्लो हो जाती है, अगर वो अर्थ से कनेक्ट नहीं है, तो इससे क्या होगा कि जो हमारा मेटल पार्ट है वो आपका जो हमारा फेज वोल्टेज है उसी पर बना रहेगा। कोई भी अगर उसको टच करेगा, छुएगा, तो बहुत ज़बरदस्त झटका या शॉक उस व्यक्ति को लग सकता है। इसलिए हम मेटल पार्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि लीकेज करंट के केस में, इन केस ऑफ लीकेज करंट होने पर, या उसमें शॉर्ट सर्किट होने पर, या और भी कोई फेज का वायर टच हो गया है, ठीक है, कोई वायर कट गया है, तो हमारी सारी की सारी लीकेज करंट हमारी अर्थ में चली जाए और वहाँ पर काम करने वाले कारीगर या कर्मचारी उनको झटका ना लगे। तो अर्थिंग का मेन उद्देश्य ही मनुष्य की या ह्यूमन बींग्स की सुरक्षा है, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जैसे हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थिंग है, अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। आइडियली अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अतः अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस जो होना चाहिए हमारा, वो कम से कम न्यूनतम रेजिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई लीकेज करंट फ्लो होती है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा करंट हमारी अर्थ में चली जाए। अब ये सामने आप पेज देख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ये केवल आपके इसी MCQs में काम नहीं आएगा, बल्कि आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम में भी, अगर आप तैयारी करते हैं JEE लेवल की, तो ये वीडियो उसमें भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग्स, आपको चीज़ें, जो टॉपिक्स याद करने हैं, मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर ना जाके केवल पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक्स पर बात करना चाहता हूँ, ठीक है। तो जो मेन टॉपिक्स आपको तैयार करने हैं वो ये हैं आपके, ठीक है। IS स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग अर्थिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, ठीक है। IS 3034/1966 के अनुसार जो हमारी अर्थिंग है, वो अर्थिंग हमारी इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए जो पॉइंट है, मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, आपको डिस्क्राइब भी कर दूंगा वो, ठीक है। तो देखिए जिस भी संस्थान, मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फैक्ट्री में आप, या जहाँ पर भी जिस मशीन का या जिस भी इक्विपमेंट का या जिस भी चीज़ का आप अर्थिंग करने जा रहे हैं, अर्थिंग की दूरी उस इक्विपमेंट, मशीन या, ठीक है, संस्थान से कम 1.5 मीटर रखी जानी चाहिए। तो ये जो इसमें मेन पॉइंट है याद करने के लिए, वो क्या है, जो अर्थिंग की डिस्टेंस कम से कम होनी चाहिए, वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 1.5 मीटर होनी चाहिए। तो याद करने के लिए जो मेन पॉइंट है उसमें कौन सा है, वो 1.5 मीटर है, ठीक है। कोई भी जो अर्थ इलेक्ट्रोड है, भू इलेक्ट्रोड है हमारी, ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोड है, वो इलेक्ट्रोड उस इक्विपमेंट के जो मेनली जो चालक तार है, जो मेन कंडक्टर वायर है, जो मेन कंडक्टर है, जो मेन वायर है, उसके आधे से कम माप का नहीं रखा जाना चाहिए, ठीक है। कुछ स्टैंडर्ड्स हैं इसमें। आपको अगर अर्थ वायर आपका कॉपर का है, तांबे का है, तो किसी भी स्थिति में 3 mm² से कम नहीं होना चाहिए। या अगर आपका GI पाइप है, GI मतलब गैल्वेनाइज्ड आपका है, जिंक वाला है, तो 6 mm² से कम का वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें जो याद करने के लिए क्या पॉइंट है, 3 mm और 6 mm²।
अर्थ वायर हमारा 3 कॉपर का है, तांबे का है, तो 3 mm² से कम नहीं होना चाहिए। अगर GI है तो 6 mm² से कम का नहीं होना चाहिए। अर्थ वायर मतलब भू तार व भू इलेक्ट्रोड। अर्थ वायर और अर्थिंग इलेक्ट्रोड मतलब कि जो वायर हम जिस इक्विपमेंट की अर्थिंग कर रहे हैं उससे जो हमारा अर्थिंग तक वायर आया है वो, और जो इलेक्ट्रोड के माध्यम से जो हमने अर्थिंग की है वो एक ही पदार्थ के होने चाहिए। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो हमारे एक ही पदार्थ से के बने होने चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं है कि एक ही अर्थ वायर को पूरे संस्थान में ले जाया जाए, ठीक है। आप सेक्शन बनाकर भी अलग अलग उनको अर्थिंग हम कर सकते हैं, ठीक है। हमेशा अगर आप अर्थिंग कर रहे हैं तो जो हमारी अर्थ इलेक्ट्रोड है, जो हमारी भू इलेक्ट्रोड है, वो ज़मीन के ऊर्ध्वाधर स्थिति में ऐसे होने चाहिए, ऐसे खड़ी होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमेशा ऊर्ध्वाधर वर्टिकल स्थिति में होनी चाहिए, ठीक है। आप अर्थिंग के लिए अगर पाइप इलेक्ट्रोड के धातु एक ही टुकड़े के होने चाहिए, उन पर पेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये 38 mm का इनर डायमीटर मतलब भीतरी व्यास 38 mm व बाहरी व्यास 100 mm ढलवल लोहे से कम का नहीं होना चाहिए। और हमारा जो पाइप है वो 2.5 मीटर से कम का नहीं होना चाहिए। देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये वाला। अर्थिंग के लिए प्लेट इलेक्ट्रोड हमारी 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 6.3 mm GI पाइप, ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन, ठीक है। ये 60 बाई 60 इंटू 6.3 mm GI, या अगर कॉपर की प्लेट हम यूज़ कर रहे हैं तो वो 60 बाई 60 इंटू 3.16 सेंटीमीटर से mm होना चाहिए, यहाँ पे mm है, ठीक है, से कम की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है, जो अर्थिंग इलेक्ट्रोड की गहराई है वो हमारी 1.25 मीटर से किसी भी कीमत पर कम नहीं रखनी चाहिए। जो मिनिमम गहराई है वो कितनी होनी चाहिए, 1.25 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। एक अच्छे अर्थिंग के लिए नमी की स्थिति के अनुसार स्थान और ऋतु के साथ बदलता है। नमी हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। गर्मियों के दिन है तो उसमें हम बराबर पानी डालता रहना चाहिए, नमी बनाए रखनी चाहिए। जो हमारे तार स्थापन संस्थान है मतलब जहाँ पर हमने वायरिंग की है वहाँ पर, ये देखिए एक्चुअली में जो अर्थिंग जो आइडियली है, अर्थिंग का रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, परंतु ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये जो वैल्यू दी गई हैं ये वैल्यू पॉसिबल है, तो ये वैल्यू बहुत इफेक्टिव और प्रभावी है। इनको आप याद कर लीजिएगा बहुत अच्छे से, ये वाली चीज़ें जो है इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो तार स्थापन संस्थान है मतलब जहाँ पर हमें वायरिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमारा 1 ओम सा रेजिस्टेंस अधिक होना चाहिए अर्थिंग का। जो बड़े पावर प्लांट्स हैं, जो बड़े पावर हाउसेस सेंटर्स हैं, उनमें जो अर्थिंग है वो 0.5 ओम से 1 ओम तक होनी चाहिए। छोटे जो पावर प्लांट हैं, ये सब स्टेशन है, उसमें हमारी अर्थिंग का रेजिस्टेंस मैक्सिमम, ठीक है, 1 ओम से 2 ओम तक होना चाहिए। और अन्य जहाँ पे भी हम वायरिंग कर रहे हैं वहाँ पर, या कोई भी और चीज़ की हम अर्थिंग कर रहे हैं वहाँ पर हमारा जो अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो हमारा 2.5 ओम से लेकर 5 ओम तक होना चाहिए। ये परमिसिबल है, ये लागू है, ठीक है, इसी रेंज में होना चाहिए। अच्छा, हमारी अर्थिंग को जो प्रभावित करते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अर्थिंग को प्रभावित करती हैं। एक तो भूमि की स्थिति, मतलब किस टाइप की भूमि है, वहाँ पर बंजर है, कठोर है, कैसी है। भूमि का तापमान गर्म है या बहुत ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। मॉइस्चर की मात्रा, मतलब मॉइस्चर जितनी ज़्यादा नमी होगी उतना ही हमारा अर्थिंग इफेक्टिव होगी, ठीक है। भू इलेक्ट्रोड का आकार, साइज और उनके बीच की दूरी, स्पेसिंग, ठीक है। भू इलेक्ट्रोड का पदार्थ मेटेरियल क्या है, उसकी गहराई, और भू इलेक्ट्रोड में चारकोल की मात्रा, ये हमारे भू प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है इसमें, ये अच्छे से याद कर लेना और इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस वीडियो का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हम अर्थिंग को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, मतलब कि जो हमारा अर्थिंग है उसका रेजिस्टेंस कैसे कम कर सकते हैं। जो हमारी भू इलेक्ट्रोड मतलब जो इलेक्ट्रोड है उसके चारों तरफ 1.5 मीटर से 2 मीटर तक के स्थान तक खुदाई कर देनी चाहिए, ताकि मॉइस्चर आ जाए, नमी आ जाए, और हमारा नमी आने पर क्या होता है, करंट अच्छा फ्लो होता है, ठीक है। जंग ना लगा होना चाहिए जो हमारी अर्थिंग इलेक्ट्रोड है, और इसके चारों तरफ नमक का कच्चा कोयले की परत इसके चारों तरफ बिछा देनी चाहिए। गर्मी के दिनों में लगभग हर 15 दिन में नमक का पानी तांबे की प्लेट के लिए कॉपर सल्फेट का घोल हम मिला कर लगा सकते हैं। ये हम प्रॉपर डालते रहें, ठीक है। देखिए अर्थिंग इलेक्ट्रोड का जो सतह का क्षेत्रफल है बढ़ाने से और गहराई बढ़ाने से भी क्या होता है, हमारी जो गहराई बढ़ाते हैं उससे भी हमारा अर्थिंग रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाता है, बहुत हद तक कम हो जाता है, ठीक है।
अब देखिए हम बात करते हैं इसमें पॉइंट्स टू बी अर्थड। जो हमारे अर्थिंग पॉइंट किए जाते हैं वो कौन कौन से किए जाते हैं, जैसे घरेलू प्रतिष्ठानों, मतलब घरेलू में डोमेस्टिक पर्पज में कौन कौन से जितने भी मेटल के स्विच होते हैं वो अर्थ किए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड अर्थ किए जाते हैं। स्विच बोर्ड के जो धातु भाग हैं, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या स्विच बोर्ड का जो मेटल का पार्ट अगर आप लोहे का या किसी जीआई का बना हो, वो सारे मेटल पार्ट हमारे क्या होते हैं, अर्थ किए होते हैं। बैटन होल्डर जो होते हैं हमारे, उनका जो मेटल पार्ट होता है वो अर्थ होता है। बाथरूम स्नान घर के उपकरणों का जो धातु भाग है, ठीक है, वो अर्थ होगा। केबल का धातु आवरण वाहक नली, वो अर्थिंग होगी। सभी जो हमारे डोमेस्टिक पर्पज जो उपकरण जैसे टेबल लैंप, प्रेस, आयरन, केटल, हीटर, ये सब हमारे 3 पिक प्लग के द्वारा क्या होते हैं, 3 प्लग सॉकेट के द्वारा अर्थ होते हैं, ठीक है। कूलर, रेफ्रिजरेटर, गीजर, ओवन आदि ये सब भी हमारे क्या होते हैं, 3 पिन प्लग सॉकेट द्वारा अर्थ होते हैं, ठीक है। तो आपको बस मोस्टली यही रखना, जितना भी हमारा मेटल पार्ट जहाँ पर भी यूज हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, चाहे वो डोमेस्टिक पर्पज में हो चाहे वो हमारा इंडस्ट्रियल पर्पज में हो, वहाँ पर सभी मेटल पार्ट हमारा क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, ठीक है। ये इतनी छोटी सी बात आपको याद रखनी है। जो विद्युत लाइन है, ओवरहेड लाइन है, वो ओवरहेड लाइन है। ओवरहेड लाइन हर 1.609 किलोमीटर पर कम से कम 4 स्थानों पर अर्थिंग हो जानी चाहिए। मतलब कि इतनी डिस्टेंस के दौरान वो 4 जगह अर्थ हो जानी चाहिए, ठीक है। जितनी भी मेटल की फिटिंग है वो सारी अर्थ होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं अर्थिंग की विधियाँ। कौन कौन सी विधियाँ हैं, देखिए 5 मेथड हमारे पास हैं। तार व स्ट्रिप, वायर या स्ट्रिप अर्थिंग। इसमें देखिए क्या करते हैं हम, वायर होता है कोई या स्ट्रिप होती है, उसको हम अर्थ में इलेक्ट्रोड के रूप में, भू इलेक्ट्रोड के रूप में ज़मीन में गहराई में दबा देते हैं, गाड़ देते हैं, ठीक है। देखिए अगर इलेक्ट्रोड के रूप में अगर हमारा तार का हम यूज कर रहे हैं, कॉपर का तार, तो 3 mm स्क्वायर का होना चाहिए। अगर या GI वायर यूज कर रहे हैं तो 6 mm स्क्वायर का होना चाहिए। अगर हम स्ट्रिप अर्थिंग कर रहे हैं तो 25 mm इंटू 1.6 mm की कॉपर स्ट्रिप होनी चाहिए। अगर GI की यूज कर रहे हैं तो 25 mm इंटू 2 mm की GI स्ट्रिप होनी चाहिए, और कम से कम वो 15 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब कि अगर आप वायर अर्थिंग कर रहे हैं, भू तार संपर्क कर रहे हैं, तो कम से कम वो आपको 15 मीटर होना चाहिए। अगर आप स्ट्रिप अर्थिंग कर रहे हैं कोई भी, तो 5 मीटर से कम की गहराई पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप इसमें याद रखिएगा। हमारी जो रॉड अर्थिंग है, रॉड अर्थिंग हमारी कम से कम जमीन में 2.5 मीटर की गहराई पर होनी चाहिए, ठीक है। इसमें एक रॉड होती है, या कॉपर की होती है, GI की होती है, और उसको हम अर्थ करते हैं, वो कम से कम 2.5 मीटर से गहराई की नहीं होनी चाहिए। अब हम पाइप अर्थिंग की बात करते हैं। पाइप अर्थिंग में क्या होता है, 28 mm व्यास का एक GI पाइप होता है, जिसमें चारों तरफ छेद बने होते हैं। वो कम से कम 1.25 मीटर गहराई तक गाड़ा जाता है, कम से कम। और वो किस में गाड़ा जाता है, कच्चे कोयले नमक की परत से पाट दिया जाता है, ठीक है। ये हमारी पाइप अर्थिंग होती है। प्लेट अर्थिंग जो होती है, प्लेट अर्थिंग का मैंने आपको बताया 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर इंटू 3.15 mm की कॉपर प्लेट होती है। अगर GI की प्लेट यूज कर रहे हैं तो 60 इंटू 60 इंटू 6.3 सेंटीमीटर GI प्लेट होती है। वो कम से कम 1.5 मीटर नीचे गहराई में दबा दी जाती है, गड्ढा खोदा जाता है, ठीक है। गड्ढे में वो प्लेट हमारी कच्चे कोयले नमक की परतों से पाड़ दी जाती है। ये सबसे सर्वाधिक यूज होने वाली अर्थिंग है और सबसे अधिक प्रभावी है। अगर हम बात करें लकड़ी के पोल या PCC के पोलों को अर्थिंग करने के लिए हमारी कॉइल अर्थिंग यूज की जाती है, मतलब कि कुंडली अर्थिंग यूज की जाती है। तो इसमें क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि लकड़ी के पोल या PCC पोलों को के लिए अर्थिंग कौन सी अर्थिंग की जाती है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा कॉइल अर्थिंग, ठीक है। तो कॉइल अर्थिंग के लिए क्या करते हैं हम, 50 mm तार, 50 mm डायमीटर का तार होता है, 460 mm लंबा, उसकी कुंडली को 1.5 मीटर गहराई में खड़ा करने के बाद, मतलब गड्ढा खोदने के बाद में कच्चे कोयले नमक की परतों से पाड़ दिया जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अर्थिंग। अगर आप ये पॉइंट अर्थिंग के आप अच्छे से पढ़ लोगे तो अर्थिंग का कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिससे आप नहीं कर पाए हों, ठीक है। अब आगे चलिए, अब इसमें बात करते हैं आंतरिक तार स्थापन का आगणन, एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। इंटरनल वायरिंग में आपको मेनली जो
चलिए अब बात करते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ इंटरनल वायरिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके जो मेन रूल होते हैं बस वही आपको याद करने और इनमें से ही क्वेश्चन आपके आएंगे अर्थिंग में, ठीक है। सॉरी, इंटरनल वायरिंग में जो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इसमें से ही आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें मेन पॉइंट याद कर लीजिएगा हर हाल में, और जो डायमेंशन है इनको ज़रूर याद कर लेना। जैसे कि ऊर्जा मापी हमारा जो एनर्जी मीटर है वो अच्छी जगह पर लगा होना चाहिए, धूप वर्षा आदि से बचाव होना चाहिए, उसकी रीडिंग हम अच्छे से पढ़ लें। जो कंज्यूमर परिसर में, ठीक है, उपभोक्ता परिसर में ऊर्जा मापी कम से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगा होना चाहिए वो, ठीक है। इस एनर्जी मीटर से सप्लाई निकलने के बाद में कम से कम आपका एनर्जी मीटर के तुरंत बाद सप्लाई को जोड़ने काटने के लिए फ्यूज होना चाहिए। TPNI से स्विच लगा होना चाहिए। ट्रिपल पोल आयरन क्लेड स्विच होना चाहिए, ठीक है। वितरण बोर्ड, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमारा फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए, ये याद रखने का है, और उसे ढक्कनदार बॉक्स के अंदर बंद होना चाहिए, ठीक है। ये जो डायमीटर है, ये जो डायमेंशंस है, जो माप हैं, ये आपको ज़रूर याद रखनी है हर हाल में। देखिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ, ये जो 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, देखिए संस्थान में लाइट और फैन सर्किट, लाइट और पंखा परिपथ एक होता है, और जो पावर सर्किट है और शक्ति परिपथ है वो अलग होता है, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं होते हैं। प्रकाश पंखा परिपथ में, लाइट फैन सर्किट में हम 5 एम्पियर के सॉकेट, लाइट पॉइंट और फैन पॉइंट लगाकर, ये हमारे 5 एम्पियर का सॉकेट, पंखा और बल्ब लगाकर 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। कितने पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए? 10 पॉइंट से अधिक नहीं होने चाहिए। ये हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। साथ ही एक सर्किट में 800 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। वो आपसे पूछ सकता है कि एक लाइट फैन सर्किट में कितने वाट से अधिक का लोड हम यूज नहीं कर सकते, तो इसमें सही आंसर आपका 800 वाट होगा। जो पावर सर्किट होता है, पावर सर्किट में हमारे फ्रिज, ये आपका गीजर, जो भी किचन एप्लाइंसेस होते हैं या अन्य चीज़ें लगती हैं, उसके एक सर्किट में 3000 वाट से अधिक का लोड नहीं होना चाहिए, और 15 एम्पियर की कैपेसिटी के 2 सॉकेट से अधिक सॉकेट नहीं होने चाहिए, ठीक है, एक सर्किट में, ठीक। प्रत्येक भवन में प्रकाश के लिए यथासंभव 2 परिपथ होने चाहिए अगर हो सके तो, ठीक। तो ये जो पॉइंट है ये आपका याद रखने लायक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट। वायरिंग अगर हम कर रहे हैं आपका, तो वायरिंग हमारी 4 मीटर तक की सीलिंग ऊंचाई पर 0.5 मीटर नीचे रखना चाहिए, ठीक है। अगर हमारी 4 मीटर की छत की ऊंचाई 4 मीटर तो उसके 0.5 मीटर नीचे रखें, या 4 मीटर से अधिक ऊंची या 6 मीटर या 7 मीटर 8 मीटर की हमारी छत होती है, तो उस पर जो हमारा वायरिंग है वो 3.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा ही होनी चाहिए, ठीक। प्रकाश पंखा परिपथ के लिए 1.5 mm स्क्वायर, व पावर सर्किट के लिए 2.5 mm स्क्वायर से कम माप का चालक तार उपयोग में नहीं लाना चाहिए। मतलब कि आपको 1.5 mm स्क्वायर का लाइट फैन सर्किट और 2.5 mm स्क्वायर का पावर सर्किट से इससे कम कैपेसिटी या कम डायमेंशन का कंडक्टर वायर नहीं लाना चाहिए। जो क्लिप्स लगती है हमारी 10 सेंटीमीटर क्षेत्र, मतलब हॉरिजॉन्टल में 10 सेंटीमीटर व ऊर्ध्वाधर में 15 सेंटीमीटर से अधिक की दूरी नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। जो भी हमारा कंड्यूट पाइप है उसके अंदर जोड़ नहीं दिया जाना चाहिए। वाहक नली हमारी, जो हमारे कंड्यूट पाइप अगर मेटल की है तो अच्छे से अर्थिंग होनी चाहिए वो, ठीक है। इसमें ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ज़रूर याद कर लीजिएगा इस डायमेंशन को, ये मोस्टली पूछा जा सकता है। जब तक आवश्यकता ना हो लैम्प की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर ही रखनी चाहिए। जब तक आवश्यकता ना हो पंखे की फर्श से ऊंचाई 2.5 मीटर ही रखनी चाहिए, ठीक है। पंखे के साथ रेगुलेटर व स्विच अवश्य उपयोग में लाने चाहिए, ठीक है। स्विच बोर्ड जो होता है हमारा वो फर्श से 1.25 मीटर की ऊंचाई पर ही लगना चाहिए ये आपका, ठीक है। स्विच बोर्ड 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह हमारे 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगे होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट आपको इस वीडियो में दिख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इनको अच्छे से आप याद कर लें, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में आपको लोड नहीं दिया होता है, तो हम लोड मान लेते हैं। ठीक है, ये हमारा लोड है, जब हमारा दिया नहीं होता है तो ये हम मानकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। लोड हम मान लेते हैं, ये लोड। ठीक है, विद्युत बल्ब का हम 60 वाट मानते हैं, ट्यूबलाइट का 40 वाट मानते हैं, फैन का 60 वाट। ठीक है, और मरकरी का 125 वाट। 15 एम्पेयर का सॉकेट लगा हुआ है, 15 एम्पेयर का सॉकेट है तो उसका 1000 वाट। 5 एम्पेयर का सॉकेट है तो उसका 100 वाट। यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, 5 एम्पेयर का सॉकेट का हम 100 वाट मानते हैं और 15 एम्पेयर सॉकेट का 1000 वाट लोड हम मानते हैं। देखिए, हम अगर कंडक्टर्स की बात करें, चालक माप की बात करें, तो मैंने पीछे भी आपको बताया था, लाइट फैन सर्किट के लिए हम 1.5 mm² से कम माप का तार उपयोग में नहीं लाते हैं। पावर सर्किट के लिए 2.5 mm² से कम माप का तार हम उपयोग में नहीं लाते हैं। ये भी डायमेंशन याद कर लेना है कि आपकी 1.93 mm² कॉपर का है और एल्यूमिनियम का है तो 2.5 mm²। इसी में ही अगर लाइट फैन सर्किट है, कॉपर का है तो 0.96। तो ये चालक का तार हमारा इस माप से कम के नहीं होने चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको एक बार आप ज़रूर पढ़ लें हर हाल में। ठीक है, स्विच बोर्ड हमारे इस माप से कम के नहीं होने चाहिए। 10 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर माप में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये नियम को एक बार आप ज़रूर पढ़ लें। ठीक है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, देखिए, तार स्थापन की विधियाँ, मेथड्स ऑफ वायरिंग। हमारे पास 2 मेथड होते हैं, 2 विधियाँ होती हैं। एक तो जंक्शन बॉक्स मेथड, संगम बॉक्स विधि, और दूसरी हमारी होती है पास विधि, लूप मेथड। ठीक है, पास विधि और लूप। जब हमारी टोटल कॉस्ट निकल जाती है, सारी कॉस्ट निकल जाती है, तो हमारा आकस्मिक व्यय लगता है। इसमें ये याद करने का पॉइंट है, ये जो आकस्मिक व्यय है 5%, ये इसमें याद करने का है। तो आप याद कर लीजिएगा, जो आकस्मिक व्यय होता है वो आकस्मिक व्यय सारी टोटल कॉस्ट पर का 5% लगता है। ठीक है, तो ये आकस्मिक व्यय जो होता है, कॉन्टिन्यूस चार्ज, ये 5% होता है। इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। पूर्व अनुमान जो होते हैं ये आप ज़रूर याद कर लेना। इसमें स्विच बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हमेशा लगता है, वेटरन बोर्ड 1.25 मीटर की ऊंचाई पर लगता है। ठीक है, क्षैतिज रन 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होता है। ठीक, दीवार की मोटाई हम 25 सेंटीमीटर मानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे पॉइंट जो होते हैं, पूर्व अनुमान जो भी दिए हुए हैं, सब याद आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग, शक्ति तार स्थापन का आगमन। तो इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, वो आपको याद करने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट आप एक तो ये याद कर सकते हैं शक्ति तार स्थापन के लिए। ठीक है, ये जितने भी पॉइंट हैं ये आप याद कर सकते हैं। ठीक, और देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ये जरूर याद रखते हैं। मुख्य स्विच वितरण बोर्ड फर्श से 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। मोटर हेतु मोटर के निकट दीवार पर या स्टैंड बनाकर मोटर का स्विच और स्टार्टर का स्थापित किया, जिसकी ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर होती है। मतलब स्टार्टर कम से कम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर होना चाहिए। मोटर को दीवार से कम 70 सेंटीमीटर हटाकर 20 से 50 सेंटीमीटर ऊंची नींव पर रखा जाना चाहिए। मतलब जो फाउंडेशन तैयार होती है 20 से 50 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए आपकी। ठीक है, तार स्थापन के लिए 3 कोर का केबल, ठीक है, यूज किया जाता है, जिसको एक ट्रेंच के द्वारा, भूमिगत ट्रेंच के द्वारा, मतलब अंडरग्राउंड लिया जाता है, जिसकी लगभग गहराई 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। ठीक है, जिसकी ऊंचाई मुख्य स्विच के कुछ ऊपर से ऊंचाई से लेकर इस तरह 4 मीटर तक की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। ठीक है, मोटर व स्टार्टर जो होता है, जो आपका मोटर होता है, जो स्टार्टर होता है, उसके बीच की दूरी मैक्सिमम अधिकतम दूरी 1.25 मीटर होती है। मोटर और स्टार्टर के बीच कम से कम 1.25 मीटर से अधिक की दूरी नहीं होनी चाहिए। देखिए, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। यदि हमें मोटर की एफिशिएंसी और दक्षता या पावर फैक्टर नहीं दिया हुआ है तो ये हम काम में ले सकते हैं। अगर 1 हॉर्स पावर से कम की मोटर है तो उसके लिए एफिशिएंसी हम 0.5 से 0.65 तक ले सकते हैं। 50% से 65% तक एफिशिएंसी ले सकते हैं और उसका जो पावर फैक्टर 0.6 लिख सकते हैं। 1 हॉर्स पावर से लेकर 2.5 हॉर्स पावर तक की मोटर के लिए एफिशिएंसी 0.67 से 0.75 तक ले सकते हैं और उसके लिए पावर फैक्टर 0.7 ले सकते हैं। 2.5 हॉर्स पावर से 5 हॉर्स पावर तक के लिए एफिशिएंसी 0.75 से 0.8 तक और पावर फैक्टर भी 0.75 से 0.8 तक। 5 हॉर्स पावर से 20 हॉर्स पावर तक की मोटर जो होती है उनकी एफिशिएंसी हम
0.8 से 0.85 तक लेते हैं और पावर फैक्टर 0.8, ठीक है। और जो 20 हॉर्स पावर से अधिक की मोटर होती हैं, ये हमारी 20 हॉर्स पावर से अधिक की मोटर होती हैं, तो इनकी एफिशिएंसी हम 0.85 से 0.9 मतलब 90% तक लेते हैं और पावर फैक्टर 0.8 लेते हैं। तो ये हमारा स्टैंडर्ड, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 हॉर्स पावर से कम की मोटर की एफिशिएंसी कितनी होती है। तो इसको भी आप जरूर स्क्रीनशॉट लेके याद कर लीजिएगा, ठीक है। इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सिरोपर एवं भूमिगत लाइनों का आगणन, एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड एंड अंडरग्राउंड लाइंस, ठीक है। ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम है आपका, ठीक है। SLD इसका आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। तो मेनली इसमें हम बात करते हैं ओवरहेड लाइन में हमारे मेन कंपोनेंट ओवरहेड लाइन के क्या क्या होते हैं, ठीक है। ओवरहेड लाइन के मेन कंपोनेंट लाइन आधार, लाइन सपोर्ट मतलब पोल्स जो होते हैं, जो खंभा होते हैं, क्रॉस आर्म्स, क्लैम्प्स, लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर, लाइटिंग अरेस्टर, डेंजर प्लेट, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइसेस मतलब जो तार या बाड़ लगा रहते हैं, पक्षी गार्ड, टेक व्यवस्था, स्टे अरेंजमेंट, जंपर्स इत्यादि सब होते हैं, ठीक है। अगर हम खंभों की बात करें, पोल्स की बात करें, तो जो हमारे स्टील के पोल्स होते हैं वो 66 kV तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो हमारे ट्यूबलर्स पोल होते हैं गोल वाले, वो हमारे 11 kV तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। जो रेल पोल्स होते हैं H टाइप, ये भी हमारे 66 kV तक के लिए यूज़ किए जाते हैं। और जो हमारे सीमेंट कंक्रीट के पोल होते हैं, ये सीमेंट या कंक्रीट पोल होते हैं, ये हमारे 11 kV तक यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। और जो हमारे स्टील के टावर्स आपने देखे होंगे, ये वाले टावर्स 66 kV से लेके ऊपर जितने भी हमारे सप्लाई सिस्टम है, ये सब टावर्स हमारे यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ये टावर्स हमारे जो होते हैं, ये हमारे मोर देन 66 kV से ऊपर के लिए ही यूज़ किए जाते हैं। तो ये याद रखने बात है, ठीक है। कि जो सीमेंट के पोल होते हैं वो 11 kV तक, स्टील के पोल होते हैं वो 66 kV तक, और जो टावर्स होते हैं वो 66 kV से ऊपर यूज किए जाते हैं। देखिए मेन ओवरहेड लाइन में ये नियम्स आप ये याद कर लेना। एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग ऑफ LT ओवरहेड लाइंस। 11 kV लाइनों की भांति ही LT लाइनों के लिए लकड़ी, रेल, इस्पात, नली, PCC, RCC पोल उपयोग में लाए जाते हैं। विद्युत प्रणाली के लिए ऊर्ध्वाधर छेदित चालक स्थिति विन्यास, LT लाइनों के लिए छेदित त्रिकोण चालक स्थिति विन्यास उपयोग में है। उदासीन मतलब कि अर्थ वायर के लिए हम 6WSG GI तार उपयोग में लाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हेतु इतनी माप का या इससे अधिक माप का साइकिल प्रतिकारक उपयोग में लाए जाते हैं, ठीक है। ये मोस्टली पॉइंट है, ये जरूर याद। इसी प्रकार ये पॉइंट इसमें दिए गए हैं, इनको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए परिकल्पना है ये वाली। लाइन आधार 10 मीटर लंबे इस्पात पर होगा, पोल पर होगा। क्षेत्र गुणा 88 mm माप के साइकिल प्रतिकारक होंगे। लाइन चालक 7/3 mm AC एल्यूमिनियम स्टैंडर्ड ये वाला होगा। लाइन सीधी रेखा में है। लाइन के प्रथम अंतिम पोल टर्मिनल पोल हैं। प्रत्येक चौथा पोल, ठीक है, वो क्या है, अर्थिंग किया हुआ है। प्रत्येक पोल पर गली प्रकाश की व्यवस्था है। तो ऐसे पॉइंट आप जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि में MCQ में आने की संभावना है। इसी प्रकार हम 11 kV की लाइनों का जब एस्टिमेशन करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स और होते हैं हमारे, ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं, इन्हें जरूर पढ़ लेना आप। 11 kV लाइनों के लिए लकड़ी के पोल, रेल या इस्पात नली, PCC पोल, RCC पोल जिनकी लंबाई 9 या 10 मीटर होती है उपयोग में लाए जाते हैं। इन लाइनों में क्षैतिज त्रिकोण चालक स्थिति विन्यास उपयोग में लाया जाता है। इनके लिए जो हम ACSR कंडक्टर उपयोग में लाते हैं, ठीक है। 11 kV के लिए पिन इंसुलेटर या डिस्क इंसुलेटर उपयोग में लाते हैं। तो ये जो पॉइंट है, आप इन पॉइंटों को आप जरूर पढ़ लेना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप जरूर पढ़ लेना। इसी प्रकार ये वाले हैं हमारे। ये अंडरग्राउंड है हमारी। अंडरग्राउंड केबल के लिए भी हमारा ये कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे केबल बिछाने से पूर्व ट्रेंच के तली में 8 सेंटीमीटर मोटी बालू की परत डाली जाती है।
केबल को बिछाने के बाद दोनों तरफ ईंट लगाने के बाद 10 सेंटीमीटर फिर बालू की परत डाली जाती है। ठीक है, ट्रेंच जो होती है, जो आप एक नाली गड्ढा खोदते हैं, वो ट्रेंच होती है। ये नियम आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार ये नियम है। चलिए हम बात करते हैं सेवा संयोजन का आकलन, एस्टिमेशन ऑफ सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन वो सर्विस कनेक्शंस होते हैं जो आप घरों में लेते हैं, तो उसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो नियम मैं आपको बताऊंगा, वो आप ज़रूर पढ़ लेना। देखिए, अगर आप ये वीडियो के अकॉर्डिंग अगर इन नियम्स को आप पढ़ लेंगे तो इसको पढ़ने में याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 घंटे के अंदर अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर सारा आप रट सकते हैं, पूरा याद कर सकते हैं, और बहुत ही अच्छे नंबर 80 से 90% नंबर आप ला सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इस सर्विस कनेक्शन के लिए है ये नियम्स। ठीक है, सामान्यतः 20 किलोवाट तक का जो कनेक्शन हम देते हैं तो वो ओवरहेड लाइन के द्वारा दिया जाता है। अगर उससे अधिक का कनेक्शन देते हैं तो भूमिगत केबल के द्वारा दिया जाता है, अंडरग्राउंड केबल के द्वारा दिया जाता है। 11 kV का कनेक्शन सदैव भूमिगत केबल द्वारा ही दिया जाता है। जो 11 kV का कनेक्शन अगर हमें लेना हो तो अंडरग्राउंड केबल के द्वारा ही हम लेते हैं। तो ऐसे ऐसे जो हमारे डायमेंशंस हैं ये आपको याद ज़रूर करने हैं। ओवरहेड लाइन से अगर हम कनेक्शन ले रहे हैं तो जो हमारा, ठीक है, लो टेंशन वितरण पोल की दूरी है, उसकी दूरी कम से कम 35 मीटर के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक, इसी प्रकार ये हमारे कुछ पॉइंट यहाँ पर हैं। ठीक, इन सारे पॉइंटों को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से याद कर लें आप। ठीक है, लाइट फैन सर्किट के लिए पावर फैक्टर हम 0.9 लेते हैं, वो पावर सर्किट के लिए पॉइंट फैक्टर हम 0.8 लेते हैं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक बार इन क्वेश्चनों को ज़रूर आप इन पॉइंटों को ज़रूर पढ़ लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं एस्टिमेशन ऑफ सब स्टेशंस। जो सब स्टेशन बने होते हैं विद्युत केंद्रों का आकलन, तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, पहले तो आप इनको कैटेगराइज कर लीजिएगा कि किसको हम कौन सा कहते हैं। प्राइमरी ट्रांसमिशन सब स्टेशन, ठीक है, ये आपके होते हैं 132 kV, 220 kV, 400 kV तक के लिए जो स्टेशन होते हैं ये प्राइमरी होते हैं। सेकेंडरी आपको 3386 kV आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन होते हैं ये वाले। ठीक है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन 400 वोल्ट 330 वोल्ट होते हैं। ठीक, तो आप एक बार पहले इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए, ये होते हैं पोल माउंटेड सब स्टेशन। आपने देखा होगा कि आपके गली या मोहल्ले पर कभी 2 पोल होते हैं और बीच में ट्रांसफार्मर लगा होता है, तो इसको हम पोल माउंटेड सब स्टेशन बोलते हैं। या एच टाइप का ये होता है, देखिए एच टाइप का, क्लियर। इनकी जो क्षमता होती है वो 100 kVA तक की क्षमता के ये होते हैं। ठीक है, दोहरे पोल पर लगे होते हैं। 100 kVA से 30 kVA तक के उपकेंद्र 4 पोल संरचना पर स्थापित किए जाते हैं। देखिए, 2 पोल तक के जो होते हैं वो 100 kVA तक होते हैं। 100 kVA से 300 kVA तक के अगर हमें लगाने हो तो 4 पोल के इस पर लगाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका फ्रंट व्यू है और ये आपका साइड व्यू है। बोलते हैं फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन। फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशन मतलब जो बहुत बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं जिनका जो भी इंस्टॉलेशन होता है वो सब ज़मीन पर होता है, तो ये होते हैं नीम पर स्थापित उपकेंद्र। ठीक है, फाउंडेशन माउंटेड सब स्टेशंस। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपका ये आपका
विद्युत उपकेंद्रों पर संस्थापन सामान्य नियम विचलन, जनरल रूल्स एंड प्रैक्टिस फॉर इरेक्शन ऑफ सब स्टेशंस। अगर आप ये पढ़ लेंगे, ये रूल्स पढ़ लेंगे, ये नियम्स पढ़ लेंगे, तो आप बहुत अच्छे से आसानी से पास हो जाएंगे। जैसे सामान्यतः 11.4 kV 100 kV तक के उपकेंद्र भवन के अंदर स्थापित किए जाते हैं। विशेष परिस्थितियों में 33/11 kV से कम कैपेसिटी के उपकेंद्र भी भवन के अंदर स्थापित किए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से आपको इसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, अच्छे से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। जैसे 25 kV तक के जो ट्रांसफार्मर के लिए हम ST हाई टेंशन फ्यूज नहीं लगाते हैं। ठीक है, देखिए जो ऊपरी प्रवाह होता है ये आप 11% लगता है हमारा, आकस्मिक या 5% लगता है। इन चीज़ों को आप जरूर, ये हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग क्या हैं। देखिए जैसे हमारा आकस्मिक वे लगता है, मैंने आपको बताया 3 से 5% लगता है हमेशा आकस्मिक हमारा, मोस्टली हम 5% जोड़ते हैं। ओवरहेड चार्जेस जो लगते हैं हमारे, ओवरहेड चार्जेस हमारा 11% लगता है। ठीक है, ये याद कर लेना, ओवरहेड चार्जेस 11% लगता है, आकस्मिक 3 से 5%, मोस्टली 5% ही हम जोड़ते हैं। ठीक है, जो सुपरविजन चार्ज हम लगाते हैं वो 10 से 15% लगाते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रॉफिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 20 से 25% हम मानते हैं। ठीक, तो ये हमारे कॉस्टिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये है ओवरहेड चार्जेज और आकस्मिक व्यय। आकस्मिक व्यय आप याद रखिएगा 5% लेते हैं और ओवरहेड चार्जेज हम 11% लेते हैं। ये मोस्टली आप याद रखिएगा इसमें। तो चलिए, ये एक डिज़ाइन की वीडियो के बारे में था। ठीक है, EDD सेकंड, अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देख लेंगे, बहुत बढ़िया से कर लेंगे तो बहुत अच्छे से आपका नंबर लाएंगे, बहुत अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। ये वीडियो ना केवल आपके MCQG या मल्टीपल आपका जो ये सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं, ठीक है, 6 सेमेस्टर के, उसके लिए है, बल्कि अगर ये वीडियो आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्प करेगी, बहुत मदद करेगी। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई होप कि आप बहुत अच्छे से सफल होंगे। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।